हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा वीडियो आपके लिए। आप जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, तो क्लास 10 मैथमेटिक्स को पूरा सॉल्व करने की जिम्मा मैंने आपके लिए ले लिया है। मतलब कि जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब करवाऊंगा आपको यहाँ पर। एग्जाम में कभी भी आप देख कर ये नहीं बोलोगे कि भैया ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करा है। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं सीरीज में, तो आप जानते हो कि भाई हमने जो चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 1.2 सब कंप्लीट कर लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से। देन जो क्वेश्चंस थे फ्रॉम आरडी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल वो भी सब कर लिए। और हाँ, इन सबके कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स भी कर चुके थे, उसके बाद ही तो क्वेश्चंस करेंगे ना। अब क्या बचा? चैप्टर 1 तो खत्म। यही सोच रहे हो आप सोचो या ना सोचो, लेकिन मैं आपके लिए सारी चीजें सोचता हूं भाई। तो जितनी चीजें बची थी, जितना चीजें रह गई थी, वो सब लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो में। मतलब क्या? एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो भाई यहां पर मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चन से अवगत करवाने आया हूं। मतलब यहां पर आप देखोगे और आप सब समझ जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है? The product of two consecutive positive integers is divisible by 2. ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, कांट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ये दो फालतू के ऑप्शंस यहां पर दे दिए गए हैं। पार्शियली ट्रू और फॉल्स क्या होता है यार? कोई आंसर देगा क्या पार्शियली ट्रू और फॉल्स? खुद बताओ आप। क्यों बेटा पवन, दोगे पार्शियली ट्रू और फॉल्स? मतलब क्या किसी ऑप्शन को देखकर कोई ऐसा बोल सकता है कि शायद ट्रू होगा शायद फॉल्स होगा, इसी को लगा देता हूं? यहां पर बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं भाई। आपको पता है वैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने नहीं किया था ना, बट आपको पता है कि अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको नहीं करवाऊंगा मैं क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है, तो हम इन जनरल इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। वरना आप डायरेक्टली बोलते कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से अगर करना होता तो आप बोलते एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1, और जब 2q और 2q प्लस 1 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता है कि ये नंबर कैसा हो जाएगा? 2 से डिविजिबल। अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि हमें यह पता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। आप बोलोगे लेट द टू इंटीजर्स बी। हालांकि एमसीक्यू के लिए आपको ये लेट वेट करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो सॉल्व। लेकिन फिर भी अगर करना पड़ गया आपको कभी, एमसीक्यू नहीं सब्जेक्टिव में आ गया, तो कैसे करेंगे? मैं यहां पर प्रोसेस पूरी बताऊंगा, आपको जैसे करना वो आपके ऊपर है। आपने बोला लेट द टू इंटीजर्स बी n एंड n प्लस 1। ऑब्वियसली बात है, अगर एक आपने n लिया है तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो उससे एक ही ज्यादा होगा, तो एक n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो इफ n इज इवन, अगर भैया n इवन होगा देन n प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑड। ठीक है, और इनका जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा इवन इंटू ऑड। कभी भी एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। इवन और इवन का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, यहां पर इवन इंटू ऑड आप करोगे और मान लो आप 2 से डिवाइड करते हो उसको, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो 2 से ये इवन वाला पार्ट तो कट ही जाएगा ना, मतलब एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ये मानते हो इफ n इज ऑड देन, अगर n ऑड है तो ऑड में जब एक ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक इवन नंबर आ जाएगा। तो इफ n इज ऑड देन n प्लस 1 विल बी इवन। तो अगेन आपके पास प्रोडक्ट क्या हो गया? तो प्रोडक्ट हुआ भैया ऑड इंटू इवन, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से इवन वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। या आप इन जनरल बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, और इवन नंबर जो है वो तो 2 से डिवाइड होगा तभी तो इवन नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या बोला यहां पर? चाहे n को ऑड लो n प्लस 1 इवन हो जाएगा, n प्लस 1 को ऑड इवन लोगे तो n ऑड हो जाएगा। मतलब अगर आप n को इवन लोगे तो n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और अगर n को ऑड लोगे तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में कोई एक नंबर तो इवन होना ही है।
और इवन इंटू ऑड हमेशा एक इवन नंबर आएगा जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। यस, सही है। आपने क्या बोला, ये ट्रू है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है जब भी 2 कॉन्सिक्यूटिव लोगे नंबर तो एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। इवन इंटू ऑड हमेशा कैसा होगा, इवन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब क्या बोल रहा है, 12 to the power n ends with the digit 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर n के लिए 12 की पावर n जो है वो 0 या 5 में एंड हो सकती है क्या? 0 पे एंड होने के लिए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होने चाहिए दोनों, और 5 पर एंड होने के लिए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? 2 into 6, 2 into 3, 3 into 1, 2 into 2 into 3। अब यहां पर जो सबसे मेजर पार्ट है ना 5, वो मिसिंग है यार। अगर 5 नहीं है तो यहां पर ना तो ये 0 से एंड हो सकता है कभी, ना ही ये कभी 5 पर एंड होगा। आप क्या बोलोगे, एज 5 is missing in the prime factorization of 12, therefore it cannot, मतलब 12 to the power, it मत बोलो, 12 to the power n cannot end with 0। 12 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकता, बिकॉज 5 जो है वो मिसिंग है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, 12 टू द पावर n एंड विद 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n, मतलब n की किस वैल्यू के लिए ये 0 पर खत्म होगा? तो आप क्या बोलोगे भाई, नो वैल्यू। किसी भी वैल्यू के लिए 12 की पावर n जो है वो 0 पर खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नहीं होता, मान लो यहां पर होल कर देता तो क्या आंसर होता? कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना। अगर मैं होल कर देता तो यहां पर 12 की पावर 0 भी आ जाता, और 12 की पावर 0 अगर आ जाता, 12 की पावर 0 जाता तो वो कितना हो जाता? बोलो बोलो, अरे 1 होता, वो भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पर आंसर आपका मैं देखूंगा भैया कि आया कि नहीं आया, क्या बोला था आपने इसका आंसर। और दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है वो 1 क्यों होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा इस आंसर को, लेकिन आप लोग उससे पहले ये कोशिश करें कि 12 की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है, ये आप लिखकर बताएं। 12 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 क्यों होता है, ठीक है। चलो, तो नहीं हो सकता तो यहां पर आपने नो वैल्यू लिख दिया, इसको खत्म करते हैं। अब थर्ड है, द नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a dash number। ऑप्शन क्या क्या है? प्राइम कॉम्पोजिट, कांट से, नन ऑफ दीज। कांट से लगा लो नहीं बोल सकते ना, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। आप बोल सकते होगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पता है, आपको देखना है कि भाई ये प्राइम होगा कि कॉम्पोजिट होगा। सबसे पहली बात यहां पर आप देख रहे हो कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और 5, इन्हें दोनों ही नंबर्स में से, दोनों ही जगह पर 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं। तो आप 5 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7 into 6 into डैश 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 into 1 तक, प्लस यहां पर क्या है 1 क्यों बचा? यहां से तो 5 पूरा का पूरा चला गया ना, यहां तो इतने सारे नंबर्स है तो उससे सिर्फ 5 गया है, ठीक है। तो यहां पर 4 लिख दो, वरना आप बोलोगे भाई 5 गया कि नहीं गया, कैसे पता चलेगा? चला गया है। 4 3 2 1 ये बच्चे हैं बस, ठीक है। प्लस 1 क्योंकि ये वाला 5 चला गया। अब ये कुछ भी हो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये क्यू है मान लो। तो किसी नंबर को आप अगर 5 क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो, मतलब 5 into क्यू कर रहे हो, क्यू कोई भी एक नंबर निकल कर आ रहा है आपका, और आप क्या बोलते हो कि 5 into 1 करो तो 5 आएगा, 5 into 2 करो 10 आएगा, 5 into 3 करो तो 15 आएगा। मतलब अगर किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो टोटल नंबर निकल कर आ रहा हो तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा ना भाई। ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां पर 5 into समथिंग लिख रहे हो तो मतलब डिविजिबल बाय 5 है वो। तो ये अगर डिविजिबल बाय 5 है
तो इसका एक फैक्टर 5 तो हो गया, और क्योंकि ये नंबर पूरा 5 तो है नहीं भाई, 5 से तो बहुत बड़ा नंबर है, दिख रहा है आपको, तो दूसरा फैक्टर वो नंबर तो होगा ही जो भी आएगा, और एक 1 होगा। मतलब ये प्राइम तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम में सिर्फ एक नंबर 1, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पर तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया है, और अगर 5 इसका फैक्टर हो गया है तो ये प्राइम नहीं है, ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां पर आप लिख दोगे ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, आपने मार्क किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर इज। तो एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन फिगर में कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है ये फैक्टर ट्री है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब ये कैसा हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 0 0 1, इसी को आपने किससे, x से डिवाइड किया तो ये 143 आया, देन आपने 11 से किया तो y आया। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए है, तो बेसिकली अगर यहां से हम फैक्टर ट्री से समझेंगे तो x इंटू 143 आएगा 1001 एंड 11 इंटू y आएगा 143। तो आप लिख लो इसको भाई, x इंटू 143 इज इक्वल टू 1001, x को बोलोगे 1001 अपॉन 143। अब एक चीज याद रखना, यहां पर 143 से 1001 को डिवाइड कर रहे हो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। ठीक है, यहां पर यूनिट्स प्लेस पर 3 है और यहां पर 1 है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करते हो आप, तो भाई यूनिट डिजिट 1 आती है, तो आप बोलोगे भाई 3 इंटू 7 21 होता है। ठीक है, 3 इंटू 7 21 होता है। तो यहां पर देखो 143 इंटू 7 करेंगे, शायद 1001 आ सकता है, ऑप्शन में 7 है क्या, 2 जगह दिख रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भाई पहला वाला नंबर x है, तो a जो है वो हमारा आंसर होगा, पर श्योर हम हो जाते हैं अभी। ठीक है, आप क्या बोलते हो, 143 इंटू 7 करके देखते हैं, 3 7 21, 4 7 28, 7 इंटू 1 इज 7, 101, ये हो गया 1001 आ गया। तो यहां पर किसी भी और ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 7 नहीं है, सिर्फ a में है, इसको टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। लेकिन क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है इसलिए आगे बढ़ सकता है, अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर हमको चेक करना होता भाई। ठीक है, पूरा। लेकिन अगर दूसरा चेक करना होता तो क्या करते आप, 11 इंटू वाई इज इक्वल टू 143 बोलते, तो y की वैल्यू होती 143 अपॉन 11। अब 11 के टेबल में 143 कब आता है, तो आप बोलोगे भाई 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, तो भाई दूसरा ऑप्शन कितना आ रहा है आपका, 13। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, याद रखना क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 27300। तो इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मतलब कि 2 3 5 7, 2 कितनी भी बार आए, 5 बार आ रहा है लेकिन उसको काउंट एक ही बार करोगे, 5 कितनी बार आ रहा है, काउंट एक ही बार करोगे, अलग अलग कितने प्राइम नंबर्स इसमें आ रहे हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। 27300 को क्या करो, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूं आपको, एक बार खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद आया करो, देखा करो सॉल्यूशन हमने सही किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, 27300, तो आपने 2 से किया, कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और ये 0। 2 से अगेन करोगे, 2 6 जा 12 और ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 बचा, 2 5 जा 10। 3 से हो रहा है क्या, ये हो रहा है 6 8 14 प्लस 2 16 प्लस 5 21। तो 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये कितना हो रहा, 7 5 12 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा क्या, तो 5 4 जा 20 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 से अगेन करते हैं, 5 9 जा 5 1 जा। अब ये किससे होगा, 7 से होगा, आपने बोला 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड देन 13 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो आपने बोला भाई
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये कितना आ रहा है 27300। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें, आपने बोला 2, 3, 5, 7, 13। तो कितने नंबर है डिस्टिंक्ट प्राइम्स के 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं इसमें, तो आप इसमें टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां पर, आंसर आ चुका है आपका। चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, a की वैल्यू है x क्यूब y स्क्वायर एंड b की वैल्यू एक्स वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF a, b इज। तो भाई यहां पर क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b एंड रिटन एज a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। तो a को हम प्राइम फैक्टर्स x क्यूब y स्क्वायर में बोल रहे हैं, भाई ये प्राइम नंबर्स है ना x और y, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। और b जो है वो क्या है एक्स वाई क्यूब। आपको मालूम है जब भी आपको एलसीएम निकालना रहता है तो आप सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिख देते हो, सारे फैक्टर्स को यूज करते हो वहां पर, ठीक है। और जब एचसीएफ निकालना होता है तो देखते हो कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, ठीक है। तो आप बोलोगे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, कॉमन फैक्टर्स एक्स और वाई दोनों जगह आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी लीस्ट पावर क्या है, तो एक्स की लीस्ट पावर भैया यहां पर 1 है, तो 1 हो गई, और y की लीस्ट पावर यहां 3 है, यहां 2 है, छोटी है 2, तो एक्स वाई स्क्वायर इसका HCF आ गया। ऑप्शन देखें, ये रहा बी वाला। क्लियर करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देयर आर 24 पीचेस, 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकॉट्स, 60 बनाना। भैया यहां पर मेरे को बनाना तो समझ में आया, बाकी का कौन बताएगा आपको, पवन बताएगा। पवन बेटा पीच कौन सा होता है, पीचेस, पीचेस मतलब आड़ू होता है ना, एप्रिकॉट क्या होता है, कौन खाता है ये सब यार, सेब देते, केला तो ठीक है, मैंगो दे देते साथ में, कौन खाता है ये सारे फ्रूट्स, बताओ आप में से कोई खाता है क्या। पीच तो मेरे को पसंद नहीं, ठीक है, एप्रिकॉट मैं समझता नहीं हूं कौन सा मतलब मैं समझना चाहता भी नहीं हूं, पता नहीं क्यों, पसंद ही नहीं आते नाम से। मतलब नॉर्मल फ्रूट्स दे देते हैं ये लोग कि 24 भैया मैंगोज हैं, 36 एप्पल हैं और 60 अपने बनानास हैं, क्लियर हो जाता क्वेश्चन। नहीं, इनको उसमें भी तेज चलना है। चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। There are 24 peaches, 36 apricots, 60 bananas and they have to be arranged in several rows. अलग अलग रोज में उनको अरेंज करना है, ठीक है। In such a way that every row contains the same number of fruits. तो हर रो में नंबर ऑफ फ्रूट सेम होने चाहिए, ठीक है, ऑफ ओनली वन टाइप। अच्छा, और किसी भी एक रो में मिक्स नहीं हो सकता भाई कि एक रो में 4 पीच आ गए, 4 एप्रिकॉट आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एप्रिकॉट की रो है तो एप्रिकॉट ही होना चाहिए, पीचेस की रो है तो पीचेस ही होना चाहिए, और नंबर भी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकालना होगा, दिमाग में तो आ गया होगा आप लोगों के, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोल दिया मिनिमम, और उनके दिमाग में फीड कर दिया गया रहता है भैया जहां पे लीस्ट, लोवेस्ट और मिनिमम जैसे वर्ड्स आ जाएं तो वहां पर आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम, और जहां पर हाईएस्ट टाइप के वर्ड्स आ जाए, लार्जेस्ट टाइप का वर्ड जाए तो वहां पर एचसीएफ। और यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई मिनिमम पे वो क्या निकाल देंगे, एलसीएम, बिना सोचे समझे। बट भैया यही तो बात आती है, मैथ समझना है तो कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है ना, अपने मन से रट के नहीं जाना है कोई चीज, और अपने मन से कुछ भी नहीं लगा देना है। यहां पर थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। अब आपको एक बात पता है, यहां पर जो भी आप अरेंजमेंट करोगे वो एक गिवन जो आपके पास फ्रूट्स हैं उनसे ही करोगे, एक्स्ट्रा तो बाहर से ला नहीं रहे हो। इनका जो भी आप नंबर ऑफ रोज बनाओगे, अगर आप बनाते हो पीचेस की रोज तो वो 24 पीचेस हैं आपके पास। अब आप 8-8 करके 3 रोज बना लो, 12-12 करके 2 रोज बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको बोला गया है कि एक टाइप के फ्रूट्स की आपको रो बनानी है, और रो ऐसी बनानी है कि सारी रोज में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स आए, ठीक है। तो आप 24 से ज्यादा पीचेस तो ला नहीं सकते, और जब इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा, या फिर हो सकता है मैक्सिमम वाले नंबर के बराबर हो।
एलसीएम हमेशा क्या होता है भाई, मल्टीपल होता है। 24 का मल्टीपल होगा तो उसके टेबल में आने वाला उससे बड़ा नंबर होगा। तो हम अगर यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनाने जा रहे हैं और हर रो में आपको क्या करना है, अलग अलग नंबर ऑफ फ्रूट्स रखना है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स वहां पर अरेंज करना है तो भाई 24 से ज्यादा पीचेस नहीं हो सकते। तो आपको ये समझना है कि यहां पर एलसीएम तो लगा ही नहीं सकते हम, एलसीएम तो हम लगा ही नहीं सकते, एलसीएम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना होगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोज मिनिमम चाहिए, सबसे कम चाहिए। मान लो अगर हम बोलता आपको यहां पर जमाना है 3 करके, 3 पीचेस करके, तो आपको 8 रो तो सिर्फ पीचेस की मिल जाती, 12 रोज आपको एप्रिकॉट की मिल जाती और 20 रोज आपको बनानास की मिल जाती। यहां पर नंबर ऑफ रोज तो आपको बहुत सारी मिल चुकी हैं, ठीक है। और आपने यहां पर देख लिया कि भाई आपने क्या किया कि इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स तो जमाया है आपने, सब 3 करके जमा रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ रोज कैसी हुई, बहुत सारी हो गई, हमें वो नंबर ऑफ रोज को कम कर देना है। तो आपको यहां पर क्या निकालना होगा, सबसे पहले इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, सबसे बड़ा वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हर रो में उतने फ्रूट्स अरेंज कर देंगे। अब क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिसमें इक्वली ये नंबर्स अरेंज हो सकते हैं। तो हमें जो नंबर ऑफ रोज उस केस में मिलेंगी वो नंबर मिनिमम मिलेगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे भाई कि हमें यहां पर सबसे बड़ा नंबर ऐसा दे दिया जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल 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 हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर रोज में। और क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स हमने वहां पर अरेंज कर दिए हैं, तो अब जो रोज बनेंगी वो कैसे बनेंगी, कम बनेंगी, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप एचसीएफ निकालो किसका, 24, 36 एंड 60 का। तो 24, 36, 60 का एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 36 का करते हैं, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। इसके बाद आपको करना है 60 का, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अब क्या करना है, सबको लिखो भैया एक साथ। 24 का क्या है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये है 24। इसके बाद 36 का क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये हो गया आपका 36। देन 60 का क्या है, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1, ये हो गया 60। एचसीएफ क्या होता है, सारे कॉमन फैक्टर्स को आप लिस्ट कर दो। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, 2, 3 इसमें आ रहे हैं, 2, 3 इसमें आ रहे हैं, 2, 3 इसमें आ रहे हैं, 5 भी इसमें आ रहा है, लेकिन 5 बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो 2 और 3 को आपने लिखा और इनकी जो लीस्ट पावर्स है वो लिख दो। तो 3 की लीस्ट पावर कितनी है भाई, 3 की लीस्ट पावर है 1, 2 की लीस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 3 मतलब 12। तो हर रो में आप कितने एप्रिकॉट्स या कितने पीचेस मतलब कितने फ्रूट्स रख सकते हो, तो 12 रख सकते हो, ठीक है। 12 आप हर रो में रखोगे तो पीचेस के नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएंगे, तो आप बोलोगे भाई 24 पीचेस हैं, 12 से डिवाइड करोगे तो 2 रोज हो जाएंगी किसकी, पीचेस की। 36 एप्रिकॉट्स हैं तो इसकी रोज कितनी बनेंगी, तो 36 डिवाइड बाय 12 तो हो जाएगा 3, और 60 बनानाज हैं तो इसको जब 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी कितनी रोज बन जाएगी, 5 रो। तो भाई 2 रोज बनी पीचेस की, 3 रोज बनी एप्रिकॉट्स की और 5 रोज बनी आपकी किसकी, बनानास की। हमसे क्या पूछा था कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, तो टोटल कर लो इसका कितना हो गया, 5 + 3 8 + 2 10। ऑप्शन है क्या 10, सी वाला ऑप्शन सही है। तो बात समझ में आई, आपको क्या बोला कि देयर आर 24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट, 60 बनानास एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच अ वे दैट एवरी रोज कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। तो हमने क्या किया, इन तीनों का सबसे पहले एचसीएफ निकाला, देन ये बोला कि भाई वो जो एचसीएफ है उतने ही जो फ्रूट्स हैं वो हम हर रो में अरेंज कर रहे हैं। तो भाई अगर 12-12 करके हम अरेंज करते हैं 24 पीचेस के लिए कितनी रोज लगेंगी, तो हमने क्या किया 24 डिवाइड बाय 12 तो 2 रोज लगेंगी, 36 एप्रिकॉट्स के लिए 3 रोज लगेंगी, 60 बनानास के लिए 5 रोज लगेंगी, टोटल कितनी रोज हो गई 10। और ये है मिनिमम नंबर ऑफ रोज क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स एक रो में अरेंज कर दिया। बात समझ में आई, क्यों निकालेंगे एचसीएफ,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आया 10। हम करते हैं इसको क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? तो ये क्या बोल रहा है आपसे, P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, ठीक है, Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9 एंड L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। L जो है P एंड Q दोनों का एलसीएम है। तो वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, L 21 टाइम्स ऑफ P होगा, L 4 टाइम्स ऑफ Q होगा, L 63 टाइम्स ऑफ P होगा, या L 16 टाइम्स ऑफ P होगा। चलो, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है 2 4 6 8 10 का। सबको एक साथ लिख लो भाई, 2 4 6 8 10। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 10 जा। जब तक 2 से एक भी डिवाइड हो रहा आपको करते रहना है, एलसीएम निकालना तो आता ही है। फिर ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 5। अरे यार, इसको 5 पहले क्यों नहीं किया मैंने? फिर से 2 से 1 1 3 1 5, फिर 3 से कर दोगे, फिर 5 से कर दोगे, तो सब कितने हो गए? 1। तो कितना आ रहा है ये भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120। तो ये आ रहा है आपका 120 एलसीएम। नाउ आप एलसीएम किसका निकालते हो? 1 3 5 7 9 का। तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो भैया, वही एलसीएम आएगा, क्योंकि सारे के सारे, चलो ठीक है, एलसीएम 3 भी है 5 भी है, निकाल लेते हैं एक बार। 3 भी है 7 भी है, 1 3 5 7 9, 3 भी है 9 भी बोलना चाह रहा हूँ वैसे मैं। सबसे पहले 3, 1 को तो हटाई दो, 1 1 5 7 3, देन अगेन 3 1 1 5 7 1, देन 5 1 1 1 7 1, देन 7 1 1 1 1 1। तो कितना हो गया ये? 9 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 5 इंटू 7 हो गया आपका 35, और 35 इंटू 10 करोगे तो 350। 350 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 35, तो 315 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका एलसीएम किस चीज का? 13579 का। तो अपना P जो है, सॉरी, P इज द एलसीएम ऑफ दिस, तो ये हो गया P, और 315 क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 13579, तो ये हो गया आपका Q। P कितना है? 120, P है 120, और Q कितना है? तो Q है आपका 315। ठीक है, P और Q निकल चुका है आपका। अगर P और Q निकल चुका है आपका, तो आपके पास क्या चाहिए अब आपको? तो आपको चाहिए है L। L जो है वो P और Q दोनों का क्या है? एलसीएम है। तो चलो L निकालना है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक को इरेज करता हूं, यहां पर मैं L निकाल लूंगा। ठीक है, आपने लिख तो लिया था ना, नहीं लिखा था तो निकाल लोगे, उसमें क्या ही दिक्कत है यार। तो L के लिए आप 120 एंड 315 का एलसीएम निकालते हो। तो 120 का एलसीएम निकालने के लिए आप 2 इंटू 60 करोगे, 315 को डिवाइड नहीं करता, 2 इंटू 30 करोगे, 315 को नहीं करता, 2 इंटू 15 करोगे, देन 3 से करोगे, 3 5 टाइम्स, 3 0 105, देन 3 से अगेन ये 5, देन 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 5 1 7 7 1 1। तो कितना आ रहा है ये? तो ये आ रहा भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो 8 5 जा हो गया 40, और 4 7 जा 28, 280। 280 इंटू 9 करना है आपको। ठीक है, 28 इंटू 9 करना है। तो कितना हो जाएगा ये? 2 9 जा 18। तो ये हो जाएगा आपके पास 2520, 2520। तो भाई आपके पास टोटल आंसर कितना आ रहा है? तो आंसर आ रहा है 2520। ये वैल्यू किसकी है? L की। L जो है वो 2520 आ रहा है। क्लियर है? L है P एंड Q का एलसीएम, और P एंड Q का एलसीएम जो आ रहा है वो 2520 आ रहा है। अब यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये देखना है आपको। L इज इक्वल टू 21 P, P कितना है? 120,
120 इंटू 21 करेंगे तो 2520 आएगा क्या, करके देखें अपन। चलो तो 120 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा ये 42 और 21, तो ये 252 और 120 का 0, तो बिल्कुल सही है। L जो है वो 21P के इक्वल है, बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेना, कहीं भाई मल्टीपल चॉइस तो सही नहीं आ गए थे, वैसे नहीं आ रहे होंगे। तो L इज इक्वल 21P जो है ये आपका आंसर सही है। क्या किया आपने, तो सबसे पहले भैया 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकाला, देन 1 3 5 7 9 का एलसीएम निकाला। 2 4 6 8 10 के एलसीएम को 120 था तो उसको P बोलना था, P बोल दिया हमने, P इज द एलसीएम ऑफ दिस, एंड Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, तो Q जो आ रहा था वो 315 आ रहा था, देन L जो था वो 120 और 315 दोनों का एलसीएम था, हमने उन दोनों का एलसीएम निकाला और हमने देखा कौन सा रिलेशन इन तीनों में से जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपने ये देख लिया कि L जो है वो 21P के इक्वल आ रहा है, उसको टिक किया, आगे बढ़ गए। क्लियर है? चलो तो 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, तो 65 और 117 का HCF जो है वो 13 है, देन आपसे बोल रहा है एंड LCM ऑफ 65 एंड 117 इज रिटन एज 45 इंटू ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालो। हम यहां पर जानते हैं कि भाई HCF और LCM आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आप जानते हो कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर के इक्वल। ठीक है, तो HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर के इक्वल। तो HCF कितना दिया हुआ है आपको यहां पर, कितना दिया 13, HCF 13 है भाई, 13 इंटू LCM। लेकिन LCM भी क्यों निकाले, हमको LCM तो निकालना नहीं है। LCM आपको दिया हुआ है कि 45 इंटू ए है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 45 इंटू ए, और आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू चाहिए ना, हमें LCM से कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं लेना देना। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, LCM की जगह क्या रख दोगे 45 इंटू ए, क्योंकि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट वही निकालो ना, बाकी सब में क्यों झंझट लेना। तो आप क्या लिखते हो 45 इंटू ए, किसकी जगह, LCM की जगह, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, नंबर्स कौन कौन से 65 एंड 117, तो रख दो यहां पर 65 इंटू 117 अपॉन, चलो ठीक है अपॉन में नहीं है अभी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, और मल्टीप्लाई मत करना यार, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि कैंसिल आउट करके आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए यहां पर रखो, बाकी सबको नीचे भेज दो वहां पर। 13 और 45 मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 45, 13 9 जा होता है, 9 5 जा होता है, 5 13 जा होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 13, ए की वैल्यू 13, ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। तो क्लियर है क्वेश्चन, क्या करना था, तो आपको बोला गया कि इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, LCM ऑफ 65 एंड 117 इज 45 इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल, HCF 13 दिया हुआ था, LCM 45 इंटू ए दिया हुआ था, और ए की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो LCM की जगह आपने 45 इंटू ए किया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको पता है 65 इंटू 117, वो आपने पुट किया यहां पर, इन दोनों को यहां पर लेकर आया, डिवाइड किया, ए की वैल्यू कितनी आई 13। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ P इज प्राइम देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P प्लस 1। अरे यार कमाल करते हैं यार ये लोग। ठीक है, अब यहां पर क्या है, P जो है वो प्राइम दिया हुआ है, तो P अगर प्राइम है तो P प्लस 1 कुछ भी हो, आपको मालूम है एक प्राइम जैसे 3 ले लो और आगे ले लो 4, 3 और 4 कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, एक प्राइम 7 ले लो, अगला वाला ले लो 8, वो भी कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। तो आप बोलोगे P एंड P प्लस 1 विल ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज बी को प्राइम्स, ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। तो P और P प्लस 1 अगर को प्राइम है तो आपको मालूम है कि भैया इनका जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 ही होगा, तो HCF जो आएगा वो कितना आएगा, HCF ऑफ एनी को प्राइम नंबर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो HCF इसका 1 आ गया। और जब भी LCM निकालते हो आप को प्राइम नंबर का, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर, यानी P इंटू P प्लस 1 के बराबर। तो इसका LCM आ जाएगा P इंटू P प्लस 1, कहां है ऑप्शन, ये रहा, और HCF क्या आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है।
क्लियर है बात? तो आपने क्या बोला कि भाई इसका जो HCF आएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, तो वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो 1 हो गया। और एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो इसको क्या कर दिया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया HCF 1 एंड एलसीएम P इंटू P प्लस 1। क्लियर है? चलो, तो 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं खत्म। लेकिन अभी ये जो है ये एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां पर और कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, साथ में लेकर आऊंगा असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब कि हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो यहां पर मैं आपसे करवाऊंगा सॉल्व। ठीक है? तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि चाहे बेसिक मैथ्स लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो, आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने इस पूरी सीरीज को वैसे फॉलो किया जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। भाई सबको फायदा दो ना, हम यहाँ पर अच्छे से आके सब कुछ फ्री में तो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है? तो ये जो शेयर और सब्सक्राइब है यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, इतना तो कर ही सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा इसका पार्ट 2 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वहां पर सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।